दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मिल्क ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं संभव जैन और आज हमारी एक नई पहल शुरू हो रही है। दोस्तों हम भी बहुत एक्साइटेड है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। इकोनॉमिक्स की हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है और हमारी उम्मीद है कि हम 8 से 10 क्लासेस में इकोनॉमिक्स आपका सुहा कर देंगे। और आप जिस परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आर हो, ARO हो, RO का एग्ज़ाम हो या फिर PCS का हो या किसी का भी एग्ज़ाम आप देंगे, उसमें आपका इकोनॉमिक्स एकदम धूम धड़ाके से तैयार होगा। खूब आप हंसेंगे, खूब मज़ा आएगा और आपको याद हो जाएंगी। और एक दो दिन छोड़ के हम आपको क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि 15-16 दिन में 8-10 क्लासेस हम आपको दे दें और आपका जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक्स तैयार हो जाए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना इकोनॉमिक्स। हमने दोस्तों थोड़ी बहुत जुगाड़ बनाई है, अपनी PPT की खुद ही बनाया हमने ये अपना बना बनू के तैयार रखा हमने, इसीलिए ताकि आप दोस्तों समझ सके चीज़ों को। और हम ये PDF भी आपको दे देंगे, हम PDF के बारे में भी आपको बताएंगे कैसे हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था। उम्मीद है कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से और हम आपको PDF टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहाँ ये सेम बहुत अच्छे से आपको दिखाई भी देगा। फिलहाल आप समझते जाइए। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स, लेके प्रभु का नाम। ठीक है, अर्थव्यवस्था इसको हिंदी में कहते हैं, वैसे तो अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में एक अंतर होता है, वो अंतर आपको जानना नहीं है क्योंकि आप प्रोफेसर बनने की तैयारी तो कर नहीं रहे, PhD तो हो नहीं रही है। आपको तो सिर्फ एग्जाम में OMR बननी है और उतना ही मैं कराऊंगा। आपको विद्वान बनना है दोस्तों तो आई एम सॉरी, मैं खुद विद्वान नहीं हूँ तो इसलिए मैं आपको बना नहीं सकता। हम बात करते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था की। किसकी? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी समझते हैं इसको। तो दोस्तों जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 तरीके की होती है। पहली होती है पूंजीवादी, दूसरी होती है राज्यवाली और तीसरी होती है मिश्रित। कौन कौन सी होती है? 3 तरह की दोस्तों होती है अर्थव्यवस्था। ठीक है, कितने तरह की होती है? 3 तरीके की। पहली होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है राज्य वाली अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये तो आप जानते ही होंगे, आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे। बस इस क्लास को करके आपको याद हो जाएंगी चीज़ें और आपका कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पर होगा। वो बाद में कहते हैं ना, उरी जोश वाली जो मूवी थी, हाउस द जोश हाई सर, तो वही वाला कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा आपका ये क्लासेस करके। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़, कि जो पूंजीवादी राज्य और मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है वो होती ही क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले चलिए समझते हैं। ये थोड़ा सा अभी दोस्तों हम जब नया नया सीखे, धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको दोस्तों समझाता हूँ। पूंजीवाद समझ रहे होगे, पैसे का खेल है सब कुछ, 21 दिन में पैसा डबल, तो पैसा ही पैसा होगा वाली ही पूंजी होती है। पूंजी मतलब पैसा। तो पैसा कहाँ मिलेगा हमें दोस्तों? बाजार में जाके, मार्केट में तो पैसा मिलता है। तो बाजार में जब पैसा मिलता है इसका मतलब है कि सबका बाप कौन हो गया? बाजार। अगर बाजार में पैसा है तो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? बाजार। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो, उत्पादन कितना हो, किस चीज़ की कीमत कितनी होगी, ये सब चीज़ें कौन तय करेगा? बाजार, मार्केट तय करेगा। कि साहब AC कितने का मिलेगा, सरकार तय नहीं करेगी। AC कितने का मिलेगा ये तय करेगा मार्केट के। AC की डिमांड कितनी है, जितनी ज़्यादा डिमांड हो जाएगी उतनी ज़्यादा रेट बढ़ जाती है, आप सभी जानते होंगे। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दोस्तों सरकार का कोई रोल नहीं होता, सारा रोल किसका होता है? मार्केट का। ये हमने लिखा भी है, इसमें आप देख सकते हैं कि कितना दोस्तों उत्पादन होगा और किस कीमत पर सामान बेचा जाएगा, इन सब का निर्धारण कौन करेगा दोस्तों? बाजार, मार्केट डिसाइड करेगी। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें हमने लिखा है ना, सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है, सरकार का कोई इकोनॉमिक इंटरफेयर नहीं है। सरकार सिर्फ नीतियां तय कर सकती है, पॉलिसी बना सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है कि कोई चोरी ना मार्केट से कर ले, ये सब चीज़ें तो सरकार करेगी, लेकिन कीमतें डिसाइड सरकार नहीं करती। किसमें? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इसका सबसे बड़ा दोस्तों एग्जाम्पल है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? अमेरिका। तो आपने दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में एकदम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ लिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब समझ लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें सरकार डिसाइड करती है कि कितनी कीमत, वो सरकार नहीं सॉरी बाजार डिसाइड करता है कि किस कीमत पर
क्या बेचा जाएगा। सरकार की भूमिका कुछ नहीं होती। चाचा, अमेरिका के ट्रम्प चाचा सिर्फ पॉलिसी बना पाते हैं, प्राइस नहीं तय कर पाती। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विचार कैसे आया वो भी जान लेते हैं। किसकी दिमाग में खोपड़ी सबसे ज़्यादा चली कि इस तरीके की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। तो आपने दोस्तों नाम सुना होगा एडम स्मिथ का। इकोनॉमिक्स के जनक कहते हैं इनको, एडम स्मिथ। सुना है दोस्तों, एडम स्मिथ का। किसका? एडम स्मिथ का। ये इकोनॉमिक्स के फादर हैं। ये 2024 में पीसीएस के फिल्म्स में आया भी था ये। तो इन्हीं एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिखी थी एक अपनी। कौन सी बुक लिखी है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी बुक हो गई? एडम स्मिथ की। और ये दोस्तों जो किताब प्रकाशित हुई थी वो 1776 में हुई थी। देखो मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट वो मैं इसमें सब आपका छपवा दिया है, ताकि आपको कभी कभी ईयर वियर भी आ जाती है। एक बार 2021-22 का मैं PYQ देख रहा था, उसमें वो दादा भाई नौरोजी की किताब है एक बहुत फेमस, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पूछ लिया था वो कब प्रकाशित हुई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी देख लेते हैं। तो 1776 में दोस्तों एडम स्मिथ की एक किताब आती है। एडम स्मिथ की खोपड़ी में पता नहीं कौन सा एक नया तूफान आ गया और इन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक लिख दी। कौन सी लिख दी? द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने छाप दिया कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए जिसका नाम होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और जिसमें सब कुछ तय कौन करेगा? मार्केट। सरकार की भूमिका सिर्फ पॉलिसी बनाने की होगी, कीमत तय करने की नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये पूरा क्या समझ लिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। अब चलते हैं हम दूसरा दोस्तों अपनी अगली उस पर स्लाइड पर। तो हम धीरे धीरे सीख रहे हैं कि कैसे स्लाइड वाइड बनती है। ये दोस्तों देखो अगली स्लाइड बन गई हमारी। ये हमारी अगली स्लाइड है। हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। अगली स्लाइड है दोस्तों, ठीक है। पहली आपने पढ़ ली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे दूसरा दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था। कौन सी? राज्य अर्थव्यवस्था। ये कौन सी दोस्तों अर्थव्यवस्था हुई? हमारी राज्य अर्थव्यवस्था। ठीक है, पहली तो पूंजीवादी थी, अब हम पढ़ रहे हैं राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था दोस्तों जो वो होता है पूंजीवादी, उसका इससे 36 का आंकड़ा है, दाएं दाएं वाला। मतलब अगर वो ईरान जाएगा तो ये पाकिस्तान जाएंगे, ऐसे विरोधी वाला सिस्टम है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उनके दुश्मन कौन हो गए? ये राज्य अर्थव्यवस्था वाली, यानी आपस में इनमें विरोध है। यानी विरोध है तो कैसे समझेंगे आप कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो कीमत कौन डिसाइड कर रहा था? मार्केट। सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। तो राज्य अर्थव्यवस्था अगर उसका विरोधी है तो कीमत कौन डिसाइड करेगा? सरकार। मार्केट की कोई भूमिका नहीं होगी। हो गया उल्टा। तो आपको उल्टे से याद रखना है। यानी दोस्तों कुल मिलाकर पूंजीवाद का विरोध होता है इसमें। किसमें? राज्य अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विरोध। पूंजीवादी में कौन डिसाइड करता था सारी चीजें? मार्केट। इसमें कौन डिसाइड करेगा? सरकार। वहां पे पूंजीवादी में सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, और यहाँ पे मार्केट की कोई भूमिका नहीं है। उल्टा है बिल्कुल। तो यहाँ पर दोस्तों चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे आपूर्ति हो, चाहे कीमत तय करनी हो, सबका फैसला कौन करेगी? गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ही अपनिच मालिक है। तो आपको जब दोस्तों गवर्नमेंट कहाँ होती है? सेंटर में। ठीक है, तो यानी सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया ना, पूरा केंद्रीकृत हो गई। और इसको दोस्तों गैर बाजारी भी कहेंगे, क्योंकि मार्केट की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए क्या कह देंगे? गैर बाजारी अर्थव्यवस्था। और केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था भी किसको कहते हैं? राज्य अर्थव्यवस्था। और इसका जो सबसे प्रचलित शब्द है किसका? राज्य अर्थव्यवस्था का, वो दोस्तों आप खूब पढ़ते होंगे, वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। कहीं कहीं इसको साम्यवादी भी कहते हैं दोस्तों। खूब आपने देखा होगा ना, साम्यवादी चाइना में चलता है ना कम्युनिज्म, इसको साम्यवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं कहीं कहीं। तो साम्यवादी हो चाहे समाजवादी हो, आपको टेंशन नहीं लेना, वो पूंजीवाद के विरोधी होते हैं और राज्य अर्थव्यवस्था इनको कहते हैं। स्टेट की भूमिका होती है, राज्य की भूमिका होती है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। इसके एग्जाम्पल दोस्तों कौन हो गए? अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं दोनों। अमेरिका अगर पूंजीवादी है तो दुश्मन इनके बैठ गए। भाई वैसे कोई दुश्मन नहीं है, पर्दे के पीछे सब दोस्त हैं, एक ही थाली में बैठे खाते होंगे, लेकिन दिखाना सबको यही है। तो रशिया और चाइना समाजवादी अर्थव्यवस्था के सबसे अच्छे उदाहरण हैं दोस्तों। ठीक है, आपने अभी तक क्या समझ लिया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझ लिया, और आपने समझ लिया दोस्तों इस राज्य अर्थव्यवस्था को।
कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। करंट अफेयर्स भी आपकी धुआंधार चल रही है, शॉर्ट ट्रिक भी आप धुआंधार देख ही रहे हैं। तो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों आगे देखो आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में किनकी खोपड़ी चली थी बताओ? बताया था अभी, एडम स्मिथ की खोपड़ी चला दी थी उनने 1776 में, वो किताब लिख दी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो अगर पूंजीवादी के लिए किसी की खोपड़ी चली, दिमाग चला, तो इसमें भी तो दिमाग चलेगा समाजवादी में। तो समाजवादी में जो दोस्तों दिमाग चला वो आप सभी जानते होंगे, उनका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है दोस्तों? कार्ल मार्क्स। खूब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और खूब बुकें आपने पढ़ी होंगी इनके इतिहास में। तो इन्होंने दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पूंजीवादी का किसने किया? एडम स्मिथ ने। समाजवादी का किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। कोई दिक्कत तो नहीं है? पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को बहुत आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों आती है अपनी बारी। हमने अमेरिका घूम लिया, हमने रशिया घूम लिया, अब हम चलेंगे अपने इंडिया में कि इंडिया में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों सब जानते हो आप लोग, इंडिया में तो अपना मिश्रित भाग है इंडिया का अपना, कुछ यहाँ से चुराते हैं हम, कुछ वहाँ से चुराते हैं, ठीक है ऐसे ही हमने संविधान में भी तो किया है कि कुछ स्रोत वहाँ से ले लिया, कुछ उधार वहाँ से ले लिया। तो जब संविधान में हम जब चूके नहीं किसी का बटोरने में, तो हम अर्थव्यवस्था में कैसे चूक जाते? यहाँ से भी बटोरेंगे, यहाँ से भी बटोरेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमने अर्थव्यवस्था में बटोरा अपने आप को इधर उधर से, और जब हम कई जगह का मिश्रण ले आए तो हमारे जो अर्थव्यवस्था का नाम पड़ गया दोस्तों, वो पड़ गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित। मिश्रण हो गया ना, कुछ चीज़ें अमेरिका से ले लो, कुछ चीज़ें रशिया से ले लो तो वो हो गया मिश्रण। अब मिश्रण में जैसे नाम भी दोस्तों मिश्रण मिश्रित है, तो क्या होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ लक्षण हमारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के होंगे, कुछ लक्षण हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था के होंगे। समाजवादी में और पूंजीवादी में अंतर आप जानते ही हो। पूंजीवादी में सब कुछ मार्केट तय करता है। मार्केट का मतलब होता है प्राइवेट चीज़ें। मार्केट तो प्राइवेट है ना, सरकार तो मार्केट चला नहीं रही, प्राइवेट। हम जैसे लोग तो मतलब हम तो सरकारी नौकरी पे है, जैसे हमारे पापा हैं व्यापारी हैं, निजी व्यक्ति हैं, सरकारी नौकरी तो है नहीं, बाजार चलाते हैं, बाजार में काम करते हैं। तो कुछ चीज़ें दोस्तों प्राइवेट इंडस्ट्री उठा ली, समाजवादी में सब कुछ सरकार का था, कुछ चीज़ें समाजवादी से यानी सरकारी से उठा ली। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट का मिश्रण है, ठीक है। यानी कुछ लक्षण तो दोस्तों पूंजीवादी से हो गए, कुछ लक्षण समाजवादी से हो गए, और सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व हो गया। मतलब कि कुछ वहाँ से ले लो, कुछ यहाँ से ले लो, वो दोनों का एकदम सह अस्तित्व बना देंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दोस्तों कौन है? हमारा भारत महान, हमारी इंडिया, ठीक है, जहाँ से मतलब जिसने सब जगह से बटूरा। और जब इंडिया के पड़ोसी तो हैं ही मलेशिया, इंडोनेशिया, तो भारत की दो बहनें हैं। जब भैया हमारा बड़ा भैया ले गया तो फिर बहनें काय पीछे हटेंगी। तो इंडिया और मलेशिया दोस्तों दोनों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब इन्हीं पूरे भाई बहनों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। इस तरीके से दोस्तों आपने क्या समझ लिया? मिश्रित अर्थव्यवस्था को। पहला टॉपिक आपका चल रहा था अर्थव्यवस्था का, पहला टॉपिक है ये दोस्तों आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पहले अर्थव्यवस्था में पहले टॉपिक में तीनों अर्थव्यवस्थाएं समझी। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है दोस्तों। अब हम सीख गए थोड़े थोड़े नेक्स्ट स्लाइड बनाना। देखिए फिर आ गया आपके सामने, ये प्रस्तुत हो जाएगा धीरे धीरे। अब हम जब सीख ही गए हैं तो और बड़ा कर देते हैं इसको। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर देते हैं, आप कहते तो लो। अब हम बड़ा करना भी सीख गए कल हमने खूब सीखा रात में ये। तो दोस्तों आपको दिखाई दे ही रहा होगा सब कुछ। अब दो प्रोफेसर हुए थे, अब देखते हैं दोस्तों, दो प्रोफेसर हुए, क्योंकि कई लोग विद्वान हैं, अर्थशास्त्री हैं। तो कोई सोचता है कि पूंजीवादी बढ़िया है, कोई सोचता है समाजवादी बढ़िया है। तो हम तो सोचते हैं कि अपना इंडिया वाली बढ़िया है, मिश्रित वाली, टेंशन नहीं पालनी। कभी जरूरत पड़े तो सरकार तय कर दे, कभी जरूरत पड़े तो मार्केट तय कर दे, ऐसे ही होना चाहिए। तो एक दोस्तों प्रोफेसर कीन्स हुए, आपने खूब नाम सुना होगा इनका, इनके बारे में हम किताबें इनकी अलग से पढ़ेंगे, अभी इकोनॉमिक्स में आगे आएंगी। एक प्रोफेसर कीन्स हुए थे दोस्तों। कीन्स ने एक सुझाव दिया, ठीक है। कीन्स क्या सुझाव देते हैं प्रोफेसर कीन्स, पहले आप समझिए, वो तो लिखा रहेगा, आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो। प्रोफेसर कीन्स ये दोस्तों समझते हैं और कहते हैं, सुझाव देते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से हमें थोड़े से कदम समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ भी बढ़ाने चाहिए। कितना अच्छा सुझाव है कि सिर्फ पूंजीवाद पर ही निर्भर मत रहो, सिर्फ मार्केट पर भी निर्भर मत रहो।
अगर हमेशा मार्केट पर निर्भर रहोगे तो मंदी भी आ सकती है। इसलिए कीन्स साहब जो हमारे कीन्स चाचा थे, हमारे कीन्स चाचा ने ये कहा, अरे भैया आ जाओ और पूंजीवादी पर निर्भर मत रहो, थोड़ा सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ भी चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा होता है ना कि जब हम जा रहे हैं किसी काम पर तो एक ही चीज़ पर डिपेंड मत रहो, दूसरी चीज़ भी कर लो। तो कीन्स चाचा जी बोल गए कि एक ही चीज़ पर डिपेंड मत रहो, पूंजीवादी पर डिपेंड मत रहो, थोड़ा सा समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ भी बढ़ लो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात सुझाव किसने दे दिया? कीन्स चाचा ने। चाचा स्वभाव दे देते हैं ना आजकल, हमारी तो चाचा से ज़्यादा चाची दे देती हैं। चाचा तो बेचारे जब से चाची आई हैं तब से चाचा एकदम गूंगे हो गए, बोलते ही नहीं, एकदम मूक बधिर की तरफ रहते हैं हमारी। ऐसा ही होता है, शादी के बाद फिर सबकी जबान एकदम बंद हो जाती है। फिर एक व्यक्ति एक ऐसी आएंगी हमारी ज़िंदगी में जो हमारा पता नहीं रिकॉर्डिंग चलेगी कि नहीं चलेगी, कहीं हमारा गला ना छीन ले हमसे। अब दोस्तों कीन्स चाचा आ गए, तो कीन्स चाचा के बाद एक और चाचा थे, छोटे चाचा, कीन्स के ही छोटे चाचा हमारे। कीन्स चाचा ने कही कि पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ बढ़ो। तो एक दूसरे चाचा थे लॉन्ज चाचा, लॉन्ज ने नाम है इनका दोस्तों, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, इनका नाम है लॉन्ज चाचा। तो सब चाचा हमारे, कुछ बड़े लोग आएंगे ताऊ जी बनाएंगे हम उन्हें, ठीक है। तो लॉन्ज चाचा आके बोलते हैं, काई साहब तुम्हारी चलेगी बस, हमारी भी चलेगी। तुम अगर कह रहे हो कि पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ आगे बढ़ो तो हम करेंगे इसका विरोध, हमें आप पे विरोधी, बंटवारे में हिस्सा आपको ज़्यादा मिल गया तो हम करेंगे विरोध। तो इन्होंने कहा नहीं, पूंजीवादी से समाजवादी की तरफ तो बढ़ो, वो आपकी इच्छा है, हम उसमें नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन अभी यही नहीं, अभी और सुनिए, लेकिन समाजवादी को भी तो पूंजीवाद की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर लड़का लड़की की तरफ बढ़ता है तो लड़की भी तो लड़के की तरफ बढ़े, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे चाचा बहुत अच्छी बात कह गए, विरोध में, मजे में, कि तुम ही क्यों बढ़ रहे हो, हम भी बढ़ सकते हैं। इसलिए इन्होंने दोस्तों कहा कि समाजवाद को भी तो पूंजीवाद की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, मस्त मजा आ रहा है, समझ गए। कीन्स ने क्या कहा था? पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ बढ़ना है, जबकि लॉन्ज साहब क्या कह रहे थे कि समाजवादी को भी पूंजीवादी की तरफ बढ़ना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, मजा आ रहा है एकदम, सब समझ में आ रहा होगा टकाटक, सब समझ रहे हो। आपने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ ली, आपने राज्य अर्थव्यवस्था भी पढ़ ली, आपने मिश्रित अर्थव्यवस्था भी पढ़ ली, आपने कीन्स चाचा और लॉन्ज चाचा के सुझाव भी देख लिए, सुन लिए एकदम क्या होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हम बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, और ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होगा। क्लास खत्म नहीं हुई है, टॉपिक पहला खत्म हुआ है, क्लास तो अभी चलेगी 1 घंटे तक का हम कोशिश करेंगे, घंटे की एक क्लास ले। अब जो दोस्तों अगला टॉपिक है वो मस्त है, वो है हमारी बंद अर्थव्यवस्था। कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग बंद हो जाता है, एकदम ठस बुद्धि हो जाती है, कितना भी इधर से डालो कितना भी इधर से डालो, लेकिन निकलता सब ऊपर से ही है। वही बंद अर्थव्यवस्था है, मतलब ना तो हम किसी से कुछ लेंगे और ना हम किसी को कुछ देंगे, क्योंकि बंद हो चुके हैं ना, दिमाग एकदम ढक्कन बंद हो गया उसका। ऐसा हमारी एक एज पे होता है ना, हम जब बूढ़े हो जाते हैं तो एकदम दिमाग का ढक्कन बंद हो जाता है, वैसे ढक्कन बंद अर्थव्यवस्था है ये। तो क्या होगा, ना तो हमें किसी से लेना है, ना काहू से कुछ देना है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो ना तो हम साहब निर्यात करेंगे, ना तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और ना ही हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। मतलब हमारे कुछ घुसता ही नहीं, हम तो बंद हैं, ना तो हम कुछ ले पाएंगे ना हम कुछ निकाल पाएंगे। तो वो हमारी हो गई दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था। इंडिया की भी ऐसी ढक्कन बंद रहे थे 1991 तक, पता ही होगा आपको, एलपीजी तो 1991 के बाद आई है, ढक्कन इंडिया को 1991 के बाद खुला है, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इसका मतलब होता है दोस्तों, जब ढक्कन बंद है तो बाकी दुनिया से तो कोई रिलेशन है ही नहीं हमारा, हम तो खुद ही अपने में बंद हो चुके हैं। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, शेष विश्व से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। शेष विश्व से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं, मस्त, सब याद हो गया। इन 1991 से पहले, 1991 से पहले हमारे देश का भी ढक्कन बंद था, यानी हम बंद अर्थव्यवस्था में जी रहे थे। कौन? हमारा भारत महान। बाद में हमारा दिमाग में बुद्धि आई कि नहीं नहीं, ऐसे ढक्कन कब तक बंद रहेगा, खोलना पड़ेगा, वो हम आपको दोस्तों बाद में समझाएंगे। तो ओवरऑल अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक दोस्तों आप क्या पढ़ चुके हैं?
अभी तक आपने पढ़ लिया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कि मार्केट सब डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होगी। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन में ये सिद्धांत 1776 में प्रस्तुत किया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। फिर दोस्तों आपने क्या पढ़ा था? राज्य अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था मतलब सरकारी मालिक है, अपनिच्छ मालिक है, अपनिच्छ भगवान है, सरकार कहती होगी, बाजार की कोई भूमिका नहीं है, और ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था कार्ल मार्क्स ने। फिर तीसरी कौन थी? हमारी वाली, इंडिया वाली, इधर से बटोरो उधर से बटोरो। तो इंडिया वाली बटोर बटार के चलती है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की भूमिका होती है। और कीन्स चाचा और लॉन्स चाचा तो सुझाव दे गए थे। कीन्स चाचा कहते थे कि पूंजीवाद से समाजवाद की तरफ बढ़ो, लॉन्स चाचा कह रहे थे नहीं, हम भी बढ़ेंगे समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ। और बंद की ढक्कन की अर्थव्यवस्था आपने बहुत अच्छे से समझ ली। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड हम सीख गए हैं, है ना? मस्त मजा आ रहा है। देखो दोस्तों, टाइम कम है आपके पास भी और थोड़ा सा हमारे पास भी। हमें करंट अफेयर्स भी शूट करना है, हमें शॉर्ट ट्रिक भी शूट करनी है, तो हंसी मजाक भी चल रही है, लेकिन क्योंकि पेपर है आपका 27 जुलाई का ना, आर का फोकस तो आपका ज़्यादातर लोगों का उसी पे होगा। तो हम दोस्तों यहाँ पे लंबी लंबी कहानियाँ सुनाए, 2-2.5 घंटे आपके वेस्ट करें, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उससे आपको भी लगेगा कि क्लास की प्रोडक्टिविटी कम है, और हमें भी लगेगा कि 2.5 घंटे में हम इससे ज़्यादा आपको पढ़ा सकते थे, समझा सकते थे। इसलिए हंसते भी रहेंगे, मुस्कुराते भी रहेंगे, लेकिन फोकस हमारा स्टडी होना चाहिए। अब जिन लोगों को सिर्फ हंसना मुस्कुराना ही है भाई साहब, तो वो क्लास बंद करें और वो सोनी चैनल लगाएं, कपिल शर्मा शो आता है, उसको खूब हंसे आराम से। लेकिन अगर हंसने के साथ साथ पढ़ना भी है तो क्लास को कंटिन्यू रखें, आप मस्त एकदम पढ़ रहे हैं। हम दोस्तों इसकी PDF भी जो है आप लोगों को दे देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पे जब खुद PDF है तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी, वो टक से सेंड कर देंगे। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों कि आप PDF के चक्कर में पागल ना हुआ करें। PDF नहीं मिल रही, PDF हम आपको देंगे, लेकिन हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हमारी जब इकोनॉमिक्स की 8-10 क्लासेस खत्म हो जाएंगी 15-16 दिन में, तो हम इकट्ठा पूरा दे देंगे आपको। क्योंकि दोस्तों हम अगर क्लास 1 क्लास 2 सबकी PDF अलग अलग देंगे तो आपकी PDF की चटनी बन जाएगी, आप ढूंढते रहोगे पहली क्लास कहाँ गई, दूसरी क्लास कहाँ गई। इसलिए 8-10 दिन का धैर्य रखिए, 15 दिन का, उसमें हम पूरा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे और आपको PDF टेलीग्राम पे भेज देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप टेलीग्राम वहाँ से देख सकते हैं। तब तक इसका आप आनंद लीजिए। अगर आपकी बुद्धि में ये इकोनॉमिक्स घुस गया और आपको याद हो गया तो कर पाओगे, नहीं तो PDF ही ढूंढते रह जाओगे, और PDF न जाने कितनी PDF आपके मोबाइल में डली होंगी। आप भी जानते हैं दोस्तों कि कितनी आपने पढ़ी है और कितनी आपकी धरी की धरी रह गई। ये तो हम सब जानते हैं ना, हम भी तो स्टूडेंट हैं, हम भी स्टूडेंट रहे भी और आज भी, हम आज भी पढ़ते रहते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए। तो PDF के लिए परेशान ना हो आप। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 2 शुरू हो गया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, कौन सा टॉपिक है? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तब तक आपकी अगर अनुमति हो तो मैं एक घूंट लगा लूँ जरा पानी का, सुबह सुबह ना, और कुछ नहीं, पानी का घूंट लगाना है। ठीक है, ये देख लो, नहीं सोच रहे हो कुछ पता नहीं कौन सा घूंट मारने चले गए, पानी है भाई। ठीक है, पानी पी लेता हूँ जरा 1 सेकेंड। चलिए दोस्तों, हम अपने आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2 है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसको और बड़ा कर दें अगर आप कहो तो। लीजिए साहब, एकदम बड़ा हो गया, अब हम सीख गए बहुत चीजें। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होता है दोस्तों? हर जो है, कोई भी आप सब्जेक्ट लीजिए, वो कई सेक्टर्स में डिवाइड होता है। ऐसे इकोनॉमी का भी जो सेक्टर होता है वो भी अपने सब सेक्टर्स में डिवाइड होता है। नहीं समझे? समझना भी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ कॉन्सेप्ट समझने हैं, ड्रामे थोड़ी समझने। ये क्या आ गया, अच्छा ये वो आ जाता है यूट्यूब, अच्छा वाईफाई कनेक्टेड है ना, तो नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। इससे आपको पता चलता रहेगा कि जिस व्यक्ति की इसमें आईडी इनरोल्ड है उस पर क्या क्या उसने सब्सक्राइब कर रखा है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, 3 तरह की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा था? 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, मिश्रित, पूंजीवादी और समाजवादी। अब हम क्षेत्र देख रहे हैं। तो दोस्तों 3 तरह के हमारे क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राइमरी, प्राथमिक अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है दोस्तों द्वितीयक अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है दोस्तों तृतीयक अर्थव्यवस्था। घबरा तो नहीं रहे कि ये एकदम से क्या इकोनॉमिक्स की बंदूकें चल रही हैं? दोस्तों अगर हम बहुत स्लो चलेंगे तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, और हमें भी उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे, कईयों बार आपने पढ़ी होंगी। बस मैं तो एक तरह से रिवाइज भी करा रहा हूँ और आपको याद भी करा दूंगा। तो कौन कौन सी होती है साहब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र?
तीन तरह की होती हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक, इंग्लिश बोल लेते हैं हम थोड़ी थोड़ी, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तीन तरह की दोस्तों अर्थव्यवस्थाएं हमारी होती हैं। अब हम जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, ये भी समझते हैं। ये दोस्तों मैं इसलिए बिगाड़ देता हूँ क्योंकि ये पीडीएफ आपके पास जाएगी तो कम से कम इसमें कुछ ओवर राइटिंग ना हो। अब दोस्तों देखो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, ये देखो ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, सुनिए समझिए, ये पीछे बाद में देखना, पहले हमें देख लो। इतने बुरे थोड़ी लग रहे, तो देखा नहीं जा रहा होगा हम पे सही लग रहा हूँ, शीशा ही से लगाया देखो मैंने अपने फ्लैट में एकदम। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों कि हम जो लोग बाजार में काम कर रहे हैं, जैसे हम तो दोस्तों सरकारी नौकरी में, तो हम अपनी एग्जांपल नहीं दे रहे, ऐसे तमाम लोग होते हैं हमारे गांव देहात में जो सिर्फ डिपेंडेंट किस पे हैं, प्रकृति पे, नेचर पे। ऊपर वाले ने जो प्रकृति बनाई उसी प्रकृति से वो जुड़ा हुआ अपना काम कर रहे हैं। यानी पर्यावरण में जो भी चीज़ें उपलब्ध है भगवान की कृपा से, ऊपर वाली कृपा से, खुदाई कृपा से, आप जिस धर्म से उस वाली कृपा से, वैसे सबका मालिक एक ही है, उसकी कृपा से जो भी चीज़ें हमें दुनिया में मिली उन पर ही डिपेंड है हम। तो हमें क्या क्या भगवान मतलब ऊपर वाले ने दिया, वो दिया हमें दोस्तों, देखो जमीन दी कि नहीं दी, हमने थोड़ी बना दी जमीन, जमीन तो हमें मिली, यानी प्राकृतिक संसाधनों पर डायरेक्टली डिपेंड है। भूमि जमीन हो गई, जल पानी हो गया, ये सब प्रकृति की तो देन है। खनिज, खनिज हमने थोड़े बना दिए, खनिज प्रकृति ही देन है। तो ऐसा क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जल जंगल जमीन, उन पे हम अगर निर्भर हैं, उसी से जुड़ा हुआ हमारा बिजनेस है, उसी से जुड़ा हुआ हम काम करते हैं, तो हम कौन से क्षेत्र के कहलाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के। कौन से क्षेत्र कहलाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र के। जैसे मान लो दोस्तों किसान है, खेती करता है, खेती करता है तो क्या करता है, जमीन से पे फसल उगाता है, तो जमीन पे ही तो काम कर रहा है, जमीन तो प्रकृति ने दी। तो कृषि क्या हो गई, प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग हो गया, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों कोई मछली पालन करता है, मान लो मत्स्य पालन करता है, मछली पालते हैं ना कई लोग, तो ऐसे कई लोग पशुपालन भी करते हैं। कई सारी बकरियां आप देखते होंगे, एकदम 50-60 बकरी लेके, गाय लेके एकदम जाता है, तो वो पशुपालन हो गया। तो ये पशु कहाँ, हमने थोड़ी बना दिए, ऊपर वाले ने बनाए, ठीक है। तो वो उन पर डिपेंड है, यानी प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड है, ऐसे कहलाते हैं प्राथमिक क्षेत्र। तो दोस्तों ऐसे एग्जाम्पल क्या हो गए, कृषि हो गया, वानिकी, वानिकी मतलब वन पे निर्भर, पेड़, अगर कोई मान लो किसी का पेड़ का बिजनेस है, पेड़ वो थोड़ी बना रहा, पेड़ तो प्रकृति बना रही है, तो वानिकी भी हो गई। मत्स्य पालन मैंने आपको बताया दोस्तों, पशुपालन, और एक इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग भूल जाते हैं, वो है खनन। इसको कई लोग प्राथमिक क्षेत्र का नहीं समझते। कई बार ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, आईएएस के एग्जाम में आ चुका है कि खनन किस क्षेत्र से है, मतलब सीधे सीधे ऐसे नहीं आया था, कई सारे स्टेटमेंट वाइज आया था। तो खनन दोस्तों क्या होता है, खनन समझते हो, रात में जेसीबी चलती है, जो ट्रैक्टर के ट्रॉला जो मिट्टी लेके चले जाते हैं, वही हम तो खूब पकड़ते थे, क्या नाम है, धुआंधार, रात बरात जाते हैं, पकड़ लेते हैं जेसीबी वालों को। ऐसे हमने खूब ट्रक पकड़े हैं ऐसे, जेसीबी वाले चालान कर देते। तो जो खनन होता है वो खनिज का होता है, मिट्टी का होता है कि नहीं होता। सब मिट्टी का खनन कर लिया, बालू खनन कर लिया, और बालू और मिट्टी क्या है, प्रकृति की तो देन है, तो प्रकृति से ही तो निर्भर हुआ खनन भी। तो खनन अगर हो रहा है तो वो भी दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का ही उद्योग होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मजा आ रहा है। तो आपने दोस्तों क्या पढ़ लिया, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आपने उम्मीद है अच्छे से समझ लिया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर आप दूसरी बार भी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से कई बार पढ़ चुके हैं, तब भी आपको बोरिंग ना लगे, आप समझ लें। और आपको जब दोस्तों अगर सब कुछ आता है तो अपना और कुछ पढ़ लें, आपको जरूरत थोड़ी नहीं है आप पढ़ें। अगर पूरा आपका इकोनॉमिक्स आपका क्लियर है, बेसिक आपका सब कुछ, तो आप किसी और सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट ना करें आप, आपकी इच्छा है। और दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, जो लोग प्राथमिक क्षेत्र में डायरेक्ट काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, उनको, उन श्रमिकों को या उन व्यक्तियों को जो लगे हुए हैं, उनको दोस्तों रेड कॉलर जॉब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड कॉलर जॉब।
ये इंपॉर्टेंट आ गया ना, इसीलिए मैंने ऐसी चीज़ें बहुत डाली हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि मैं आपको हल्की हल्की बातें बताऊंगा, अभी तो आगे बहुत आपको डेप्थ में समझना होगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अभी तो आप सिर्फ स्टार्टिंग है, तो आपको ये सब चीज़ें आती होंगी। तो रेड कॉलर जॉब कौन हो गया? रेड कॉलर जॉब हो गया दोस्तों ऐसे लोग जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते हैं। नहीं समझे? ऐसे लोग जो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए, जैसे किसान है हमारा, जैसे हमारा मछली पालने वाला, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब। रेड दोस्तों हमने देखो रेड कलर में लिख दिया, ये रेड होता नहीं है, खतरे की घंटी, खतरे की घंटी होती ना। तो प्राथमिक जॉब वालों बेचारे जो प्राथमिक क्षेत्र के लोग होते हैं, उन पे बेचारों पर खतरे की घंटी तो मंडराती रहती है कि पता नहीं कितनी किसानी से कमा पाएंगे, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर खतरों की घंटी लगी रहती है। इस बेसिस पे आप याद भी रख सकते हैं। ये तो खतरे की घंटी, इसका हमने आपको एक ट्रिक बनाई दिमाग में रखने के लिए। खतरे की घंटी किन पर बजती है? जो बेचारे प्राथमिक क्षेत्र में लगे रहते हैं, खेती में, पशुपालन में, मछली पालन में, कि उनकी खतरे की घंटी ये लगी रहेगी कि बेचारे वो कुछ कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस टॉपिक में, और जो टॉपिक है अगला प्राथमिक क्षेत्र आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र की, सेकेंडरी सेक्टर। इंग्लिश वाले भी तो होंगे थोड़े थोड़े, हालांकि हम दोस्तों देखो हमने तो सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई की है, उसके बाद जब जितनी भी नौकरी लगी हिंदी मीडियम से ही लगी है। हमें इंग्लिश का उतना आइडिया नहीं है कि हम इंग्लिश में थ्रू आउट इंग्लिश बोल के आपको पढ़ा सकें, क्योंकि हम देखो दोस्तों जो वादा किया है वही निभाते हैं। जो वादा इसलिए हम इंग्लिश में इतने कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए आपको हम गलत गुमराह नहीं कर रहे, हम हिंदी में ही कंफर्टेबल है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं दोस्तों और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। द्वितीय क्षेत्र दोस्तों समझो क्या होता है। अब देखो आप द्वितीय क्षेत्र, अभी तक हम क्या था, प्राथमिक क्षेत्र में काम किया, हमने खेती कर ली मान लो हमने जैसे, या पशुपालन कर लिया। अब मान लो आप खेती का एग्जांपल लेते हैं, खेती से दोस्तों हमने आलू बना लिया, ठीक है, आलू खेती से ही तो बनेगा, खेती करेंगे आलू आ जाएगा। तो आलू हमने बनाया प्राथमिक क्षेत्र में, और इसी आलू का दोस्तों कच्चे माल की तरह हमने यूज किया, रॉ मटेरियल की तरह यूज किया, और इसी आलू से हमने दोस्तों बना दिए चिप्स। इसी आलू के तो अंकल चिप्स खाते होंगे, लेस बेस खूब ट्रेन ब्रेन में, आहा। और अगर कोई साथ में जा रही है तो 25-30 रुपए वाले से छोटा चिप्स नहीं लेगी वो आजकल तो यही होता है। तो आलू का आपने चिप्स बना दिया, आलू को आपने रॉ मटेरियल की तरह यूज कर लिया, है ना। आलू इधर से घुसड़ा, उधर से चिप्स निकल आया, तो वो कच्चा माल आपका था आलू, उसको आपने पका के बढ़िया चिप्स बना दिया, और 20 रुपए में या 25 रुपए में चिप्स बिक रहा है, उसमें 10-12 चिप्स के चिन्ना मित्र से निकलते हैं, हवा ज़्यादा होती है, तो देखो कितना एकदम से अर्निंग बढ़ गई। आलू आप 20 रुपये किलो खरीद लोगे और 20 रुपये में 4 चिप्स नहीं मिल रही, 4 वो चिन्ना मित्र से। इसका मतलब हम द्वितीय क्षेत्र में क्या समझा कि जो प्राथमिक क्षेत्र का जो आलू था उसको हमने कच्चे माल की तरह प्रयोग करके हमने एक इंडस्ट्री डेवलप कर दी, और वो हमारा पूरा काम कहलाता है द्वितीय क्षेत्र का। ठीक है, यानी प्राथमिक उद्योग को कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हुए आपने एक इंडस्ट्री लगा दी, और वो कहलाता है दोस्तों हमारा क्या, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। समझ गए हो? मजा आ रहा है? टनटनाते हुए मजे लेते रहो बीच बीच में, और सवाल भी चलेंगे अभी देखना। तो इसमें आप देख लो क्या लिखा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का कच्चे माल की तरह प्रयोग करना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मजा आ गया। ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। आपने प्राथमिक क्षेत्र भी समझ लिया, आपने द्वितीय क्षेत्र भी समझ लिया। अब बेटा आ जाओ, अब आपको कमेंट बॉक्स में 2 आंसर देने हैं। ये जो सवाल है दोस्तों, अब देखो हम इकोनॉमिक्स चल रहा है ना, ये सवाल अब इकोनॉमिक्स से नहीं होंगे। अब ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, वो दोस्तों अलग सब्जेक्ट के हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, आपको दोस्तों ये बतानी है कि अशोक सम्राट अशोक सुना है आपने? तो जो सम्राट अशोक था उसने, उसका जो कलिंग युद्ध है आपने खूब सुना होगा, कलिंग युद्ध हुआ था अशोक का, उस कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो किस अभिलेख में किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपकी देखो बुद्धि में एकदम 360 डिग्री चलेगी। अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था, उस कलिंग युद्ध का वर्णन उसने अपने किस अभिलेख में किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी ये पहला ही सवाल है, ऐसे 3 सवाल दूंगा मैं, आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे, और ऐसे आपसे कमेंट बॉक्स के आपके
वो क्वेश्चन लिखेंगे, आपको आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, आपने द्वितीय क्षेत्र भी पढ़ लिया। मज़ा आ रहा है? देखो मज़े के साथ साथ पढ़ाई भी करो। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी अगली पीडीएफ की तरफ। सीख तो गए ही हम पीडीएफ बनाना, पीपीटी हमने देखो बना ली, इसको और बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, सबको टेंशन तो नहीं है, कोई रूठा मनाना तो नहीं है किसी को कि पता चला कि तैयारी करूं कि उसे मनाऊं तो रूठ जाती है या रूठ जाता है। टेंशन मत लेना, संभव भैया कह देना, संभव भैया का वीडियो देख लो, सब हंसते हंसते एकदम सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना अगला सिस्टम क्या है। द्वितीय क्षेत्र के आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी तो जरूरी है। आलू से चिप्स बन गया ऐसे तो क्वेश्चन आएगा नहीं, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। तो जो आलू से जो चिप्स बनाया दोस्तों हमने, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं विनिर्माण। इंग्लिश में समझते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग। कहते हैं ना मैन्युफैक्चर कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, वही मैन्युफैक्चरिंग करना। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी हो गई? द्वितीय क्षेत्र से जुड़ी हुई। क्लियर है? विनिर्माण ही तो कर दिया हमने, आलू से चिप्स बनाने के लिए हमें निर्माण ही तो करना पड़ा, फैक्ट्री लगानी पड़ गई, तो वही होता है मैन्युफैक्चरिंग करना। ऐसे एक एग्जाम्पल होता है दोस्तों, वो होता है विद्युत गैस का। गैस भी तो हमारी बनती है, जो प्रकृति में जो हवाएं चल रही हैं, उसी में ऑक्सीजन है, उसी में नाइट्रोजन है, उसी में हाइड्रोजन है, उसी में सब कुछ है। वही से खींच लेते हैं जो साइंटिस्ट हैं, जो मशीनें हैं, वो खींच लेते हैं और एक फैक्ट्री में वो अपनी उन्हीं सारी हवा को एकदम से टनाटन तैयार करके वो गैसें बना देते हैं फैक्ट्री में बैठे बैठे। तो वो क्या हो गया दोस्तों? विद्युत गैस का निर्माण, इलेक्ट्रिक गैस का निर्माण। ठीक है, ऐसे दोस्तों जलापूर्ति, ये यूपीएससी में आ चुका है। मैं आपको बता दूं, ये कई लोग गलत करके आए थे, हमारे जो जानने वाले हैं 2016-17 में आया था, भाई सीनियर है, वो बता रहे थे ये आया था और ये गलत कराई। क्योंकि लोगों ने सोचा कि जल तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन है, तो जल तो साफ प्राथमिक क्षेत्र का हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में होना चाहिए, जबकि जलापूर्ति प्राथमिक क्षेत्र की लग रही थी, इसलिए वो उसको टक से लगाया है, गलत हो गया। देखो खाली जल दोस्तों हो तो वो तो होता है प्राकृतिक क्षेत्र से, तो प्राथमिक क्षेत्र से, और जल की जब आपूर्ति करनी है, अब दोस्तों इकोनॉमिक्स है, लगता तो हमें भी प्राथमिक क्षेत्र का, लेकिन इकोनॉमिक्स वाले इसको सेकेंडरी मानते हैं। उनका जो कारण उन्होंने दिया है यूपीएससी के जो कई जो बाद में सॉल्यूशन आते हैं आंसर की के बाद, उसमें उन्होंने ये बताया था कि जैसे आपने पानी तो सब आपको प्रकृति से मिल गया, लेकिन पानी की आपूर्ति तो हम कैसे कर रहे हैं? आरओ मशीनें लगी हुई हैं, लगी है कि नहीं लगी? आरओ की मशीन लगती है, या बरसात का भी जो पानी होता है उसको भी साफ करने के लिए, पीने योग्य बनाने के लिए भी तो मशीनें लगी हुई है कि नहीं लगी हुई? इसलिए क्योंकि मशीन लगी हुई है आपूर्ति करने के लिए पानी की, इसका मतलब है मशीन लगती है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी द्वितीय क्षेत्र में। क्लियर है दोस्तों? अब समझे होंगे आप। हमें भी पहली बार थोड़ा सा जान के हैरानी हुई थी जब हमने आज से 4-5 साल पहले ये देखा था कि जलापूर्ति सेकेंडरी सेक्टर में है, लेकिन अब या तो लड़े हैं हम यूपीएससी से कि क्यों मान लिया आपने, तो हमारी तो चलेगी नहीं, चलेगी भैया सरकार की। सरकार कहती है कि जलापूर्ति द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब मैं एक घूंट और लगा लूँ दोस्तों, प्यास मुझे बहुत लगती है सुबह सुबह, है ना। तो पानी का ही घूंटा नहीं, कुछ सोच लो, सुबह सुबह पता नहीं क्या लगा रहे हैं सर। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको सेकेंडरी सेक्टर भी समझा दिया। मजा आ रहा है यार? इसका वीडियो ना अगर आपको अच्छा लगा करे तो अगली बार भी 2x पे देख लिया करो, ताकि एकदम दिमाग में सारी चीज़ें एकदम रटंत बुद्धि आ जाए, एकदम रट जाए। वैसे हम कोशिश करते हैं कि पहली बार में ही आपको याद करा दें, दूसरी बार देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों आपने क्या सुना था? प्राथमिक क्षेत्र में रेड कॉलर जॉब, याद है हमने आपको पढ़ाया था? रेड कॉलर जॉब पढ़ाई थी। रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर क्या था? जो लोग बेचारे खतरे की घंटी में जी रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको कहते हैं हम रेड कॉलर। ऐसे दोस्तों एक होता है व्हाइट कॉलर जॉब और एक होता है दोस्तों ब्लू कॉलर जॉब। ये भी आपको समझना है। रेड कॉलर हमने दोस्तों रेड कलर में लिखा था, व्हाइट कॉलर हमने व्हाइट कलर में लिख दिया, और ब्लू कॉलर हमने ब्लू कॉलर में लिख दिया। ये थोड़ा सा आपको दिखने में टेंशन हो रहा होगा, पर कोई नहीं, आपको समझा दूंगा मैं। तो पहले हम दोस्तों देखते हैं ब्लू कॉलर जॉब के बारे में। ब्लू कॉलर जॉब ये क्या होती है? कोई फैक्ट्री लग गई दोस्तों, मान लो ये लग गई फैक्ट्री,
ये लग गई दोस्तों फैक्ट्री, झंडा भी तन गया देखो फैक्ट्री का, ठीक है। ये क्या है? फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में कई लोग दोस्तों ऐसे भी तो होंगे जो, ये कई लोग बना दिए मैंने, एक दो दो आंखों वाली, हल्की हल्की आंखें निकाल दी, थोड़े थोड़े बाल निकाल दिए, देखो ये लोग काम कर रहे हैं इसमें फैक्ट्री में। तो ऐसे भी तो कई लोग होंगे जो बेचारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, बस उन्हें काम करना सिखा दिया गया है तो वो काम कर रहे हैं। तो ये जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते या ट्रेंड ज़्यादा नहीं होते, उन लोगों को क्या कहते हैं दोस्तों? अकुशल कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? मतलब उन्हें पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो काम सीख गए कैसे भी। तो जो अकुशल श्रमिक है, जो एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन लोगों को कहा जाता है दोस्तों ब्लू कॉलर जॉब्स वाले लोग। ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग जो कौन है? अकुशल हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बस भगवान के कृपा से इतना सीख गए कि रोजी रोटी चलती रहेगी, और ये डायरेक्टली काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। ये तो दोस्तों होते हैं ब्लू कॉलर जॉब वाले। कौन से? ब्लू कॉलर जॉब। उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक, भाई ये श्रमिक हैं जो थोड़े से अकुशल हैं। अब होते हैं दोस्तों व्हाइट कॉलर जॉब, ये हमने व्हाइट कलर में लिखा है। ये भी दोस्तों मान लो यही एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में दोस्तों, ये फैक्ट्री फिर से आपको बना दी, इसमें अभी आपने क्या देखा था कि अकुशल लोग काम कर रहे हैं। इसी में कुछ लोग थोड़े से ऐसे होंगे जो थोड़े से ट्रेनिंग लेके आए होंगे, जैसे सुपरवाइजरी का काम होता है, सुपरवाइजर हो गया, सेक्स इंजीनियर टाइप के लोग हो गए, मतलब थोड़े से पढ़े लिखे हैं, कुशल हैं, ट्रेंड है। तो ऐसे लोगों को दोस्तों कहते हैं वाइट कॉलर जॉब्स वाले लोग, ठीक है। मतलब वाइट मतलब थोड़े से, जैसे अंग्रेज होते हैं ना, अंग्रेज लोग थोड़े दिखने में पढ़े लिखे लगते हो, एकदम गोरे गोरे होते हैं। वाइट मतलब सफ़ेद, सफ़ेद मतलब गोरा। जो गोरे गोरे लोग लगते हैं वो हमें थोड़े पढ़े लिखे लगते हैं। भाई अगर कोई हम जैसा काला कलुआ घूम रहा हुआ तो लोग हमें समझते ही नहीं कि हम अधिकारी हैं। पर्सनैलिटी का भी बड़ा रंग भेद इतना है इंडिया में, अगर कोई गोरा लड़का निकल जाए तो लोग उसको कहते हैं यार बड़ा एजुकेटेड लग रहा है, और हम जैसा कोई काला कलुआ निकल जाए तो कहते हैं पता नहीं कहाँ से चला आया है। हमें तो लोग ब्लू कॉलर जॉब वाला भी नहीं समझते, इससे भी डाउन समझते हैं। वाइट कॉलर जॉब वाला एकदम हाँ भाई साहब बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ। तो वही आपने अंतर समझा वाइट कॉलर जॉब में, ब्लू कॉलर जॉब में और रेड कॉलर जॉब में। समझ गए दोस्तों पूरा? ये सब कुछ प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है पेपर में। और आपने दोस्तों जल आपूर्ति भी समझ ली होगी। अब हम चलते हैं दोस्तों अगली अपनी स्लाइड पे, देख लें इसमें और कुछ बचा तो नहीं है। हाँ बचा हुआ है, देखो अभी स्लाइड पर नहीं चलना, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र पढ़ लिया आपने जो खेतीबाड़ी वाला था, द्वितीयक क्षेत्र पढ़ लिया आपने कि आलू इधर से घुसेड़ने, उधर से चिप्स निकलेगा कच्चे माल की तरह प्रयोग करके। अब हम दोस्तों करते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र वाले लोग हैं हम। अगर हमारी नौकरी देखी जाए तो हम सर्विस कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं सरकार को भी दे रहे हैं, जनता को भी दे रहे हैं। सरकार के प्रति समर्पित होकर जनता की सेवा कर रहे हैं, और जनता के प्रति समर्पित होकर सरकार की भी सेवा कर रहे हैं। तो वो जो सेवा हो रही है ना, वो होती है दोस्तों सेवा, सर्विस जो होती है, सर्विस इंडस्ट्री जो है वो पूरी कहलाती है तृतीयक क्षेत्र। सेवा दोस्तों नौकरी की तो नहीं होती कि हम ही कर रहे हैं, सेवा तो आपका होटल वाला भी कर रहा है कि आप जाएंगे, आपको वो रूम दे देगा, आपकी भी सेवा हो जाएगी, उसकी भी सेवा हो जाएगी, है ना। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपकी भी सेवा, उसकी भी सेवा, उसे पैसे मिल रहे हैं, आपको होटल में रुकने का आनंद मिल रहा है। होटल के नाम पे एकदम लोग हंस रहे होंगे, पर दूसरे सेंस में तो एकदम अलग चले जाते हो। जैसे मैंने कहा कि सेवा मिल रही है होटल में, पता नहीं कहाँ पहुँच गए होंगे, लौटा वहीं लौटा हो। तो होटल की भी सर्विस है साहब, सर्विस तो व्यापारी भी दे रहे हैं। फैक्ट्री में अगर कोई माल बनता है तो वो तो होता है द्वितीयक क्षेत्र का, लेकिन जब वो माल बाजार में जाके बिक रहा है तब वो द्वितीयक क्षेत्र का नहीं हो गया ना, वो तृतीयक क्षेत्र का हो गया, क्योंकि वो सर्विस दी जा रही है कि आप आइए, पैसे दीजिए, आइटम ले जाइए। ऐसे ही दोस्तों ट्रांसपोर्ट, परिवहन, ट्रेनें चल रही हैं धकाधक, वो भी सर्विस तो है कि आपको आसानी हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे ही दोस्तों कम्युनिकेशन, ये जो रात भर फुनियाते हो यार मन नहीं लग रहा है क्या करें ऐसे वैसे, तो संचारित हो रहा है पूरा, यार बहुत टेंशन हो गई है मुझे, मम्मी पीछे पड़ गई है शादी करने के लिए, पापा मान नहीं रहे हैं, क्या करूं, तो वो संचारित हो रहा है, अपनी भावनाएं संचार के थ्रू जा रही है पूरी, तो वो संचार हो रहा है, वो भी तो सेवा ही है, सर्विस ही तो है। तो ये दोस्तों क्या है तृतीयक क्षेत्र।
लोक प्रशासन, जैसे हम लोग लोक प्रशासनिक अधिकारी हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, लोक प्रशासन, ये भी सेवा ही है। रक्षा, डिफेंस, डिफेंस क्यों है, आपकी सेवा करने के लिए तो कि आप सुरक्षित रहें। ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या होती हैं, वो आपको बिल्कुल दिमाग लगाना है कि अगर प्राकृतिक क्षेत्र पर निर्भर है तो प्राथमिक क्षेत्र, अगर वो आलू से चिप्स बन रहा है यानी कच्चे माल का प्रयोग हो रहा है तो वो द्वितीयक क्षेत्र, और किसी भी प्रकार की सेवा हो रही है तो वो तृतीयक क्षेत्र। और दोस्तों बहुत मजे वाली बात है कि इसका तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। और क्या है, अपन लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो जीडीपी अपनी भरोसे चल रही है। बेचारे खेती बाड़ी इतनी मेहनत करते हैं और जीडीपी में उनका योगदान नहीं हो पाता, इसका बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का। तो जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो दोस्तों कौन करता है, वो करते हैं सर्विस सेक्टर वाले लोग। ठीक है, एकदम सर्विस देनी है, बढ़िया, जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान करेंगे। और खेती बाड़ी भी इस तरीके से करनी है कि हम लोग आगे निकल जाएं, हमारे किसान आगे निकल जाएं। तो इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे आगे फ्यूचर में। अभी हम आप लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा 2-4 साल बाद इसमें हमारा प्लान है कि हमारी टीम एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा काम करे ताकि कुछ कर सकें हम समाज के लिए। सिर्फ नौकरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुए सर, अपनी सोसाइटी के लिए भी तो कुछ योगदान देंगे। अब दोस्तों हमने एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं और वो है दोस्तों पिंक कॉलर जॉब। ये क्या होता है, पिंकी। पिंक, पिंक किनका पसंद है, ज़्यादातर पिंक किनको पसंद होता है, लड़कों को कि लड़कियों को? तो पिंक दोस्तों पसंद होता है अमूमन लड़कियों को। मैंने इसीलिए आमतौर पर लिख दिया, नहीं कोई लड़की उतर के आ जाए कि भाई आई हेट पिंक्स, मैं पिंक से बहुत नफरत करती हूँ, तो इसलिए मैंने यार लिख दिया जनरली, मैं इसलिए 100% नहीं लिख रहा है ना। तो पिंक जो कॉलर जॉब्स होती हैं वो दोस्तों अमूमन महिलाओं से संबंधित होती है, लड़कियों से, लेडीजों से। मतलब अगर आप लोग लेडीज अपने आप को कहोगे तो आपको बुरा लग जाएगा ना। ऑल ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल्स आर रिलेटेड टू पिंक कॉलर जॉब्स। मजा आ गया, ब्यूटीफुल गर्ल्स कह दी तो खुश हो गए सबके सब, महिला कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अम्मा बना दिया ना। तो दोस्तों पिंक कॉलर जो जॉब होती है वो महिलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, महिलाओं से। महिलाएं ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, एजुकेशन इंडस्ट्री में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्कूल में आप जाएंगे तो ज़्यादातर आपको टीचर्स फीमेल मिलती हैं। आप जैसे जैसे बड़े होंगे हो सकता है आपको कि कोई टीचर पुरुष मिल जाए, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं प्ले वे में खेल रहे हैं, नर्सरी में, तो वहाँ पर एजुकेशन इंडस्ट्री में आपको फीमेल्स ही मिलेंगी। ऐसे दोस्तों नर्सिंग भी करती है, नर्स होती है ना हॉस्पिटल में, तो नर्सिंग भी कौन करती है, महिला ही करती है। ज़्यादातर लोग चाहते भी हैं कि नर्स जो है नर्स फीमेल ही हो, कुछ अगर हम चाहते होंगे पुरुष मिले तो उनके लिए तैयार किया जाएगा एक अलग से। तो पिंक कॉलर जॉब दोस्तों महिलाओं से रिलेटेड होती है। इसका एग्जाम्पल है नर्सिंग और शिक्षा। तो आपने 4 तरह की जॉब्स पढ़ ली, ठीक है दोस्तों, आपने क्या पढ़ ली, 4 तरह की जॉब्स। एक आपने दोस्तों पढ़ ली रेड कॉलर जॉब, एक आपने पढ़ी दोस्तों, एक बार लिख दो यहाँ पे, एक आपने पढ़ी रेड कॉलर जॉब, ये क्या होती है, खतरे की घंटी, प्राथमिक क्षेत्र में जो लगे हुए हैं खेती बाड़ी में। एक आपने पढ़ी दोस्तों ब्लू कॉलर जॉब, ये बेचारे अनट्रेंड होते हैं, जिन्हें कुछ आता नहीं है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रोजी रोटी चला रहे हैं। एक दोस्तों आपने पढ़ी वाइट कॉलर जॉब, इन्हें भी दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं, इन्हें तो आता है, ये तो भाई इंजीनियर होते हैं, तो ये ट्रेंड होते हैं और ये भी आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्री में सुपरवाइजर है या इंजीनियर है। एक दोस्तों आपने पढ़ ली पिंक कॉलर जॉब, पिंकी तो आप जानते ही हो, ठीक है, पिंक पसंद होता है लड़कियों को, महिलाएं कह देंगे तो बुरा मान जाओगे, लड़कियों को भाई पिंक बहुत पसंद होता है एकदम, तो वो पिंक जो है कलर जॉब होती है महिलाओं से रिलेटेड। क्लियर है दोस्तों? अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ये भी आपको एकदम समझ में आ गया होगा। फिर दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं अपनी, देख लो टकाटक याद भी हो रहा है हमें। ओहो मुबारक को, दूसरा टॉपिक भी खत्म हो गया आपका। ऐसे 8-10 टॉपिक है इकोनॉमिक्स से, तीसरा टॉपिक शुरू है और ये बस 2 मिनट में भी इसको भी खत्म करके क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी। उम्मीद है दोस्तों कि आपको मज़ा भी आएगा और मज़े के साथ साथ आपको याद भी हो रहा होगा। हम अभी बीच में रिवीजन भी कराते रहते हैं। तो अभी तक आपने दोस्तों क्या पढ़ लिया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, द्वितीयक अर्थव्यवस्था और राज्य अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लिया, यानी अर्थव्यवस्था को भी आपने समझ लिया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र भी समझ लिया आपने, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक पूरा समझ में आ गया होगा। प्राथमिक निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधनों पर, द्वितीयक निर्भर करता है
प्राकृतिक संसाधनों से उत्पन्न कच्चे माल का प्रयोग करके फैक्ट्री लगी, आलू से चिप्स बन गया और टकाटक आपको समझ में आ गया। तृतीय क्षेत्र में तो सेवा दे ही रहे हैं, मस्त मजा आ रहा है, होटल भी ले लेते हो जाके एकदम टकाटक, वो सर्विस ले रहे हो। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं टॉपिक 3 की तरफ। अब यही नहीं, अभी और सुनिए। एक आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था मैंने अशोक का शिलालेख, अब दूसरा सवाल सुनो पहले, उसके बाद चलेंगे हम। जो दोस्तों दूसरा सवाल है वो देखो, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है दोस्तों। ये आपको बताना है, तमिलनाडु में मदुरई पड़ता है दोस्तों, मदुरई एक शहर है, मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है, कभी जाओ घूमने। मदुरई किस नदी के किनारे है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको कि मदुरई किस नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, मदुरई किस नदी के किनारे है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको हमारी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक वाली पहले बहुत अच्छी लग रही होंगी, शॉर्ट ट्रिक हम डालते रहते हैं। ठीक है, हम मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रहे हैं और हम आपको करंट अफेयर्स भी याद करा रहे हैं, एकदम बैठे बैठे घर पे मजे लेते लेते। और हम आपको दोस्तों इकोनॉमिक्स भी करा रहे हैं। आपको हंसी भी आए और हंसी आए ना आए ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपका सिलेक्शन। नहीं तो बेटा आज हंस लोगे, कल हंस लोगे, लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना तो रोना पड़ेगा अकेले कमरे में बैठ के। तो आज अगर थोड़ा सा कम हंस लो ताकि बाद में दुनिया के सामने मुस्कुरा सको, इसलिए मेहनत कर लो। ठीक है, मैं बहुत लंबी चौड़ी मोटिवेशन की बातें नहीं करूँगा क्योंकि ज़रूरत है आपको मोटिवेशन से ज़्यादा एजुकेशन की है। यार कितनी अच्छी बात हो गई ना, एकदम कभी कभी मैं ठीक ठीक बात निकल जाती है मेरे मुँह से। ज़रूरत किसकी, मोटिवेशन से ज़्यादा एजुकेशन की है। वाह वाह संभव, वाह। चलो दोस्तों, अरे अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बस बीच बीच में हंसा देता हूँ। ठीक है, टॉपिक 3 है हमारा दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का इसको मैं समझाऊंगा। तो आज का जय श्री राम यहीं पर होगा, अगले दिन फिर आपको नई क्लास मिलेगी। टॉपिक 3 समझते हैं। 2 टॉपिक निपटा दिया आज आपने। इतनी स्पीड तो मतलब किसी घोड़े की नहीं होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक के घोड़े की जितनी स्पीड हमारी चल रही है ना। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें आप पहले ये समझेंगे हम कि आर्थिक समृद्धि क्या होता है, फिर हम समझेंगे आर्थिक विकास क्या होता है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते, टकाटक टनाते हुए आपको दिखाई भी दे रहा होगा दोस्तों। पहले मैं आपको समझाता हूँ, बाद में ये सब लिखा होगा, उसका टेंशन मत लो, PDF मिलेगी आपको। आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंग्लिश भी देख लो थोड़ा थोड़ा, कभी कभी इंग्लिश भी ज़रूरी है। ग्रोथ क्या होती है इकोनॉमिक सेक्टर में, जैसे मान के चलो दोस्तों आप हो, आपका ही एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने अपनी लाइफ में कितना कमाया 1 साल में, पैसा कितना आया, यानी आपकी ग्रोथ कितनी हुई पैसे के मामले में, धन के मामले में, पूंजी के मामले में। कोई नहीं पूछेगा कि आप कैसे हो, कौन हो, सब पैसा देखेगा, सब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखना चाहते हैं कि आप इकोनॉमिकली कितनी ग्रोथ कर गए। ठीक है, आज से 10 साल पहले, जब दोस्तों 11-12 साल पहले जब मैं शादी ब्याहों में कुछ ऐसा प्रोग्राम करता था छोटा मोटा जिससे मुझे कुछ मिल जाए, जिससे मेरा घर खर्चा चलता रहे, होस्ट था, मैं एंकर था, वो मेरी कहानी है। तो मेरे पास बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे, कोई नहीं पूछता था मुझे। ठीक है, फिर मेरी नौकरियाँ लगी, 4-5 नौकरियाँ लगी, मेरी अच्छी सैलरी हो गई। आज देखो दोस्तों, भगवान की कृपा से कई लोग पूछते हैं, सुबह शाम 50 फ़ोन आते हैं घर के लिए। जब मैं अपने गांव जाता हूं तो 50 लोग सुबह शाम आते हैं दुआ सलाम ठोकने। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जब व्यक्ति की होती है ना दोस्तों, पैसा जब बढ़ता है तभी पूछ होती है। तो वही मैं आपको समझा रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो किससे डिपेंड करती है, पैसे पे। पैसा क्या होता है, पैसे को हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं कि कितना पैसा है हमारे पास, उसको नापा जा सकता है कि नहीं आ सकता। नाप लोगे ना कि किन पे कितना है, 5 करोड़ है कि 5 लाख है कि 5 रुपया है कि 50,000 है, सब गिने जा सकते हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ पैसे पे डिपेंड करती है, यानी कितना किसी ने पैसे के मामले में, इनकम के मामले में, आय के मामले में कितनी ग्रोथ करी, वो डिपेंड करता है, वो मापा जाता है आर्थिक समृद्धि में। अब हम जब देश की बात करेंगे दोस्तों, तो पूरे देश ने कितनी पूरी इनकम करी पूरे साल में, तो वो देश की आर्थिक समृद्धि हो गई। एक किसी व्यक्ति की नापी जाएगी तो किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि हो गई। तो जो चीज़ नापी जा सकती है उसको कहते हैं क्वांटिटी में नापना।
ठीक है, क्वांटिटी देख लोगे ना कि 5 रुपए के 50,000 क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो वही क्वांटिटी जो होती है जिसको क्वांटिटी बेस पे नापा जा सके वो होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, समझ गए। तो इसमें लिखा भी है दोस्तों कि किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय, आय मतलब इनकम, इनकम मतलब पता चल जाए कितना पैसा कमाया, तो वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ में आपने क्या समझा कि आय जो है वो नापी जा सके। तो यानी हम जो जीडीपी या जीएनपी जो दोस्तों नापते रहते हैं ना, इनका पता कैसे चलेगा कि कितनी जीडीपी चल रही है, कितनी जीएनपी चल रही है, ये क्या होता है ये अपने आगे समझाऊंगा मैं। फिलहाल अभी जीडीपी जीएनपी के बारे में बात इतनी नहीं करेंगे। इतना आप जानते होंगे कि जीडीपी नापनी है, जीएनपी नापनी है, तो कैसे नाप पाएंगे जब हमें पता चलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। तो यानी जीडीपी, जीएनपी और जो आय वाय नापनी है उसका पता लगाने के लिए हम आर्थिक समृद्धि का प्रयोग करते हैं। अब आपको उसका नापना हो कि उस पर कितना पैसा है, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही तो देखोगे। ठीक है, और ये क्वांटिटी यानी परिमाणात्मक परिवर्तन, इसको इतना हिंदी में लिख दिया मैंने, क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी, एक सेकंड दोस्तों, क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी कितनी है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, आज से 10 साल पहले कितना था उसके पास और अब कितना है। तो क्वांटिटी बेस्ड जो चेंज आते हैं उसको हम नापते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे भी कुछ लिखा हुआ है इसमें, वो भी देखते हैं। इसको बिगाड़ दूं पहले मैं, थोड़ा सा ये साफ सुथरा लगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो आपने क्या समझा क्वांटिटी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। और किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ आपको नापनी हो कि किसी कंट्री ने कितनी आर्थिक समृद्धि की, किसी व्यक्ति ने कितनी आर्थिक समृद्धि करी, तो कैसे नापोगे? आय तो नाप लोगे उसकी, प्रति व्यक्ति आय तो नाप लोगे। तो बस किसी भी देश की अगर आर्थिक समृद्धि का पता लगाना हो तो सबसे अच्छा होता है दोस्तों कि उसकी प्रति व्यक्ति आय नाप लो उस देश की। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय नाप लो उस देश की। क्लियर है दोस्तों? यानी आप इकोनॉमिक ग्रोथ आप समझ गए होंगे, क्वांटिटी बेस्ड पे हम देख लें कि कितना पैसा है तो पता चल जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हुई है। कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ गया भाई? मजा थोड़ा सा कम आएगा दोस्तों, एजुकेशन ज़्यादा मिलेगी। और मजे मजे में तो हमारी चीज़ें चलती रहती है, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं ठीक से। अब दोस्तों अब देखो पढ़ते हैं हम अगला, आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे पहले आपने क्या पढ़ा? आर्थिक समृद्धि, जिसमें क्वांटिटी नापी जाती है पैसे से। आर्थिक विकास में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको फिर समझाता हूँ अच्छे से। अभी मैंने खुद का अपना एग्जाम्पल दिया कि मेरी जैसे सैलरी बढ़ती जाती है, इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन दोस्तों अगर मेरी सैलरी के साथ साथ मेरी नॉलेज भी बढ़ रही हो, मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही हो, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, मैं फिट रहूँ, ठीक है, और मैं एजुकेशन में भी आगे बढ़ जाऊँ, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो मेरा ये विकास हो रहा है। पैसा मेरी समृद्धि है और ये जो मेरी एजुकेशन है, मेरी लाइफ में जो हेल्थ अच्छी हो रही है, ये मेरा डेवलपमेंट है, ये मेरा विकास है। समझ गए? ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क समझ रहे हो? समृद्धि और विकास में ये जो अंतर है वो यही है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक समृद्धि नापती है पैसा ही पैसा, जबकि आर्थिक विकास नापता है, पैसा तो नापता ही नापता है, इसके साथ में ये भी देखता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी चल रही है, आप कितने पढ़े लिखे हो रहे हैं, आप कितने हेल्दी हो रहे हैं, आप जीवन में किस स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, ये आपका नापा जाता है आर्थिक विकास। आपने कितना अच्छा घर बना लिया, आप कितना अच्छा खा रहे हैं, ये भी तो डिपेंड करता है। तो वो होता है दोस्तों आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि से अधिक व्यापक हो गया ये। आर्थिक समृद्धि में क्या था? सिर्फ पैसा ही पैसा। और आर्थिक विकास में क्या है? पैसा तो है ही, बाकी चीजें भी हैं। तो आर्थिक विकास बड़ा हो गया कि आर्थिक समृद्धि बड़ी हो गई? बताओ, विकास बड़ा हो गया ना भाई। समृद्धि ये हो कि सब सैलरी आ गई हमारी, विकास ये हो गया कि हमने अपना घर भी बनवा लिया, हमने एक घर एक मम्मी पापा को गिफ्ट कर दिया, अपनी कई सारी, मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत सी चीज़ें खरीद ली हमने, तो ये हमारा क्या हो गया? विकास हो गया। इसके अलावा हम अपनी फैमिली को आगे पढ़ा लिखा रहे हैं, अपने मम्मी पापा का, अपने भाइयों का हेल्थ का ध्यान रख पा रहे हैं, ये तो हमारा क्या हो गया दोस्तों? विकास हो गया। तो क्वांटिटी के साथ में दोस्तों, क्वांटिटी तो थी ही इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटी तो है ही, इसके साथ में दोस्तों क्वालिटी भी जुड़ गई। क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी जुड़ गई, परिमाण के साथ में
गुण भी जुड़ गए हमारी ज़िंदगी में, कितने गुण अच्छे चल रहे हैं। तो यानी जीवन की गुणवत्ता, लाइफ स्टाइल, जो मैंने कहा था ना दोस्तों, लाइफ स्टाइल का भी तो पता चल गया। ठीक है, लाइफ स्टाइल का भी तो पता चल गया दोस्तों कि हमारी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी चल रही है। मस्त आ गया समझ में। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ पैसा ही पैसा, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पैसे के साथ में लाइफ स्टाइल भी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपको दोस्तों, आपको क्या समझना है वो हम आपको यहाँ लिख देते हैं बढ़िया। कि एक आपका सवाल था अशोक के अभिलेख वाला, अशोक का अभिलेख जो कलिंग युद्ध वाला है, कलिंग युद्ध वाला, उसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। दूसरा दोस्तों था मदुरई किस नदी के किनारे है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है दोस्तों। मज़ा आया होगा। इकोनॉमिक्स की पहली क्लास हमने इतनी ही रखी है, टॉपिक 3 हमारा चल रहा है, अगली क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आप करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, आप और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से। टेंशन आपको लेनी नहीं है, सिर्फ स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करनी है। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक दे। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि मैंने जो मेहनत की थी वो एक अलग क्षेत्र में थी, तब यूट्यूब इतना हैवी नहीं था, हम तो किताबों से पढ़ते थे, उतनी जानकारी हमें नहीं मिल पाती थी। आप लोगों को तो ये सब सीखने को मिल रहा है, हमने तो सब याद किया था, और भी बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे बहुत अच्छे से। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों के आप आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य में दोस्तों आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मस्त एकदम तैयारी करते रहिए दोस्तों। शुक्रिया।